मन में हूं आपके साथ शीतल राजपूत। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए? शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुसलमानों से वोटिंग राइट छीनने की वकालत की गई है। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे गए आर्टिकल में कहा गया है कि मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने से बचाने के लिए उनके वोट करने पर बैन लगा देना चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला मुंबई के बांद्रा ईस्ट सीट के लिए एमआईएम के ओवैसी बंधु असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के प्रचार के बाद आया है। सामना में ओवैसी बंधुओं पर हमला बोलते हुए उन्हें सपोले और उनकी पार्टी को सांपों का बिल कहा गया है। सामना में आगे लिखा गया है कि मुसलमानों के वोटों का जिम्मा ओवैसी ने ले लिया है। किसी वक्त ये ठेका जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लिया था, उसके बाद मुल्ला मुलायम यानी मुलायम सिंह यादव ने लिया। ये देश और मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी है। हैदराबाद के ओवैसी और उनका भाई कहीं भी जाकर जहर उगलते हैं। जनगणमन में आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर सांप्रदायिक सियासत पर रोक कब लगेगी? आखिर मुसलमान वोट क्यों ना दें? एक दिन ये मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा ये मुसलमानों की ठेकेदारी है ना, मतों की बंद हो जाएगी। शिवसेना का सवाल है, वो तो उनका तो एक एजेंडा रहता है कि इस तरह से भावनाएं भड़काओ। अब इस तरह की बात कहना ये कहाँ तक उचित है? जब पाकिस्तान तक में हिंदू को वोट देने का अधिकार है, वो देश के सब नागरिक हैं, और जो देश का नागरिक है सबको वोट देने का अधिकार है। शिवसेना को अगर ऐसा लगता है कि मुसलमानों का राइट निकाल लेना चाहिए, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर मुसलमानों की फिक्र शिवसेना करती तो शायद ओवैसी के एमआईएम पार्टी को यहाँ पर जगह ही नहीं मिलती। अब आपकी राजनीति का सामना हो रहा है एक सच्चाई की तरफ, लोग अब आपसे सवाल करने लगे हैं, तो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। लोग तो धर्म आधारित राज्य की परिकल्पना में जीने वाले लोग हैं। ये लोग फासिस्ट लोग हैं, तानाशाही मनोवृत्ति के लोग हैं। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं होंगे। वाकई बहुत बड़ा बयान शिवसेना की तरफ से ये, और लाजमी है इस पर बहस होना। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। स्टूडियो में आज हमारे साथ प्रेम शुक्ला साक्षात स्टूडियो में मौजूद हैं, हमेशा मुंबई से जुड़ते हैं, दोपहर सामना के एडिटर। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मौलाना अंसार रजा, प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, आप देखेंगे उन्हें अभी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में बीजेपी की प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमेशा की तरह आम जनता हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, जैसा कि आप हमेशा इस प्रोग्राम में देखते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये कैसा बेतुका बयान है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने से बचाने के लिए आप ये चाहते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे संविधान को ललकार रहे हैं। बिल्कुल नहीं ललकार रहे हैं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था जो की गई है कि सांप्रदायिक जाति धर्म के आधार पर राजनीति न की जाए, उसका दुरुपयोग करने वालों ने हमारे संवैधानिक अधिकारों का किस तरह से वोट बैंक में तब्दील कर धर्म विशेष के लोगों को हाशिए पर रखने की षड्यंत्र रच उनको मुख्यधारा में आने से जो रोका है, उसमें से एक इस तरह का भी मंतव्य किसी जमाने में शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि इनको सिर्फ वोटर दे समझते हैं, इनको इंसान नहीं समझते। इनको इंसान समझे तो इनकी सारी समस्याओं का निदान करने का हमारे पास प्रबंध होना चाहिए। किंतु 1937 से मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज दिन तक असदुद्दीन ओवैसी तक बंटवारे की राजनीति करना, ध्रुवीकरण की राजनीति करना और ऐसे ध्रुवीकरण करने वाले लोगों को ही नेता मानना, उस वोट बैंक के आधार पर जो है देश का एक विभाजन हो चुका है, दूसरे की तैयारी ना होने पाए, इसलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए। आप पूरे आर्टिकल को टोटलिटी में पढ़ेंगी तो एक महापुरुष के एक समय के विचार को उद्धृत करने को आपने अपराध घोषित कर दिया है। इसके अलावा कोई किसी के संवैधानिक अधिकार को छीनने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दुरुपयोग से जिस तरह का दुष्परिणाम उत्पन्न हुआ है, उस दुष्परिणाम से किस तरह से देश को बचाना आवश्यक है, वो उस पूरे आलेख का मंतव्य है। हमारा संविधान हर व्यक्ति को, इस देश के नागरिक को राइट टू वोट देता है, इसीलिए तो राइट टू वोट देता है। दे रहा है ना, हम संविधान क्यों होती जब बनाया गया, अगर मत लिखा गया होगा निश्चित तौर पर उसमें जब लिखा गया था तो हमारे संविधान के जिन संवैधानिक विशेषज्ञों ने संविधान सभा में हिस्सा लिया था, उन्होंने कहा था इस देश में सांप्रदायिकता के आधार पर कोई पार्टी नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग बनाया, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिम बनाते हो आप, हम हिंदू कह दें, हिंदुओं एक हो जाओ तो हमारा मताधिकार छीन लेते हो।
शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का मताधिकार क्यों छीना था? उन्होंने स्वयं को हिंदू कहा। ये मुस्लिम के नाम पे पार्टी बनाएंगे, वोट मांगेंगे, राजनीति करेंगे और इनको सर्वाधिकार दे दिया जाए। ये संविधान पर आपने कहा कि संविधान की आत्मा का हनन नहीं है क्या? आपने कहा कि इनको मुख्य धारा से जोड़ना है, निश्चित पूरी आर्टिकल का अधिकार छीन कर मैं कह रहा हूं पहले मुख्य धारा में जोड़ने की बाधा है। वो मुस्लिम वोट बैंक क्रिएट किया जाना, एक समाज विशेष को इस देश की मुख्य धारा में आने से जो आपने वंचित किया, मेरा एक अंग कमजोर रह गया तो मेरा राष्ट्र उतना कमजोर हो गया, ये विचार यदि मैं व्यक्त करता हूं और उस रोग को यदि रेखांकित करता हूं तो क्या ये अपराध हो जाएगा इस देश में? चलिए इस पर हम जवाब लेते हैं मौलाना साहब। आर्टिकल की जहां तक प्रेम शुक्ला जी ने बात की है, किसी के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ये हमें हिंदुस्तान ने राइट दिया है। अब अगर शिवसेना को या और जो पार्टियां हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है, अगर शिवसेना को इतनी फिक्र है, बड़ी देर के बाद अगर फिक्र जागी है, तो मैं समझता हूं कि कोई काम ऐसा करना चाहिए शिवसेना को जिसमें हमारा भरोसा जीता जा सके। मौलाना साहब, हम लोग बहुत शुरू से बात करते रहे हैं, सिर्फ ख्याल आज आपको आया है कि जब मीडिया ने इसको जो बहुत जोर से गलत तर्जुमा करके उछाला है। हमने आपका पूरा रिपोर्ट दिखाई है, पूरी रिपोर्ट आप पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक पढ़ेंगी तो आपके ध्यान में आएगा कि ये किसी भी तरह से इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ एक व्यक्ति सशक्त आवाज बुलंद कर रहा है, ये कृपया अपराध न घोषित किया अब दूसरा सवाल ओवैसी बंधुओं को जो इन्होंने जिक्र किया है, हम बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं है कि ओवैसी जैसे जहर उगलने वाले लोग हमारी क़यादत करें। सबसे पहली बात, क्योंकि हमने इन लोगों के स्टेटमेंट देखे हैं और हम तो भारत के मुसलमानों से कहेंगे कि इन दोनों भाइयों के बहकावे में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला है। हैदराबाद में एक जमाने से इनकी पार्टी रही है। स्वागत है मौलाना साहब। क्या जरूरत पड़ी इनको कि अभी ये बंबई में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं? मौलाना साहब, उसकी वजह क्या है? कुछ ना कुछ अंदरूनी खाना कुछ ना कुछ चल रहा है, वरना आज तक ये हैदराबाद से बाहर नहीं निकले। क्यों बंबई में आकर के चुनाव लड़ा इन्होंने? और बंबई में आने के बाद 2 आदमी जीते, हराए कितने हैं इन्होंने? इस बात भी तो हमें गौर करना चाहिए। बिहाइंड द सीन फिक्सिंग की बात ठीक है ना? तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है। रहा सवाल, प्रेम शुक्ला जी बहुत दानिश्वर आदमी हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इनका अखबार जब कुछ लिखता है तो कुछ न कुछ भारत में होता है, इसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जब भी सामना बनने का अधिकार तो हमारा रहने दीजिए, पर ऐसी सुर्खियां संविधान को ललकारती सुर्खियां बिल्कुल नहीं। संविधान आप कहते हैं मुख्य धारा में उन्हें शामिल करना है। हमारे संस्थापक संपादक शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे जी ने, उन्होंने बारंबार कहा कि इस देश के संविधान को अदालतों में कसम खाने के लिए पेश करिए। आप गीता और कुरान पर जो कसम खाते हो, यही संविधान का अपमान है। अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग आप किताब खड़ा करते हैं। आइए हम संविधान की कसम खाकर बैठे और संविधानवादी बने। इस बात पर आप संविधान को बारंबार जब अवसर मिला आपने सांप्रदायिकता के आधार पर सांप्रदायिकता के आधार पर पार्टी के गठन को निर्वाचन आयोग में मान्यता दी है। सांप्रदायिकता के आधार पर आपने नौजवानों को कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। सांप्रदायिकता के आधार पर आप राष्ट्र के सांस्कृतिक पुरुष, जिनको स्वयं अल्लामा इकबाल कहते हैं इमाम हिंद है, उनकी जो है जगह पर एक जर्जर ढांचे को लेकर आपने देश को बांट दिया। अगर इस सांप्रदायिकता का दर्द मैं बयां कर दूं तो मुझे अपराधी घोषित कर देंगे। ये किस संविधान में लिखा है? जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि जो आपका अखबार है, बहुत अच्छा अखबार है, चल रहा है, वो एक इलाके तक महदूद है या कहां तक महदूद है, और जो भी उसमें बयानात आते हैं, जाहिर सी बात है जब भी कोई बात आती है उसमें कुछ न कुछ होता है। लेकिन ये एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि 11वां महीना जा रहा है दिल्ली में मोदी सरकार को बने हुए, एनडीए की सरकार बनी जिसमें शिवसेना एक पार्ट है, बंबई में भी एक पार्ट है। जब हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री बाहर होते हैं तभी ये बातें क्यों सामने आती नहीं? वो रहते आप लव जिहाद के मुद्दे से लेकर के आज तक के मुद्दे को देख लीजिए। विचारधारा व्यक्त करना लोकतंत्र में अधिकार है। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम साहब बाहर जाते हैं तभी ये बातें आप क्या कहना चाह रहे हैं इससे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं वो कह के जाते हुए मैं जा रहा हूं तुम लोग निपटते रहना। चलिए हमारे साथ, क्योंकि आपने सियासत को जोड़ा इससे, ये कह के कि वोट बैंक के तौर पर ना महज वो रह जाएं, तो हमारे साथ सियासतदान जुड़ गए हैं। अहम हमारे साथ मीर अफजल कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बुकल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मीर अफजल साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। शिवसेना ये कहती है, अपने मुखपत्र में लिखती है कि मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लेना चाहिए क्योंकि
राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हैं। बताइए। देखिए, मैं लाइटर नोट में एक बात कहना चाहता हूं जी, अगर वो शिवसेना ने ऐसा लिखा है तो शिवसेना की सरकार मिलीजुली सरकार दिल्ली में भी है और महाराष्ट्र में भी है। उनसे कहिए कोशिश करें और इसको बदल दें। सरकार आपकी है और 20% जो लोग हैं माइनॉरिटीज, अभी खाली मुसलमान क्यों, बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज हैं सबका वोटिंग राइट खत्म कर दीजिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। अगर आप कर सकते हो तो जरूर कर दें, हम लोग देखेंगे फिर। देखिए, ऐसा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इन लोगों के साथ नहीं है, मैं ये बता दूं, और ये उसको साथ लेने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हैं। मेरा ये कहना है कि मुद्दा कहां है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर हलफ लेकर के पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी शब्दों के जाल बुन करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई शब्द जाल नहीं है कि ये बहुत ही जबरदस्त हमदर्द है मुसलमानों के और गरीब मुसलमानों हमदर्दी करना अपराध है। गरीब मुसलमानों को जो वोट बैंक बनाते हैं, ये उनको भाइयों से हमदर्दी करें, भी आपको वोट बैंक बनाने की राजनीति बाहर निकालना चाहते हैं। अब ये किस कदर हमारे हमदर्द हैं, किस कदर मुसलमानों के हमदर्द हैं, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं। मेरे ख्याल में इसमें किसी सर्टिफिकेट की इनको जरूरत नहीं है। नहीं, भारत में सबसे बड़े अगर मुसलमानों के हमदर्द हैं तो शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी है। गिरिराज किशोर जी जो है पाकिस्तान भेज रहे हैं 70% आबादी से फतवे आप ला रहे हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए शरीफ जब आप बोल रहे हैं एक लफ्ज भी नहीं बोला। शरीफ आप जाते अगर आप इस तरह बोलेंगे तो मैं भी फिर आपको टोकूंगा बीच में, ये सारी सांप्रदायिक मैं फिर आपको टोकूंगा, उसी तरह से मुस्कुरा मुस्कुरा के आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। अगर आप बोलेंगे टोकेंगे, अब तो आपको काफी तजुर्बा हो गया है, आप रोज डिबेट्स में आते हैं। आपका तरीका मैं जानता हूं, आपका तरीका मैं जानता हूं। जब आप जवाब नहीं दे पाते दूसरों का तो बीच में टोका टाकी करके डिस्टर्ब करते हैं। और मैं कम से कम आपके स्तर के आदमी से ये उम्मीद नहीं करता हूं। आप एक जर्नलिस्ट हैं, मजे हुए जर्नलिस्ट हैं, सवालात आपकी तरफ, आप एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। आप ये साबित मत करिए कि आप किसके हमदर्द हैं। पूरा देश आपको जानता है आप किसके हमदर्द हो। हमारा कहना यह है कि हमदर्द का दवाखाना तो आपके पास, बेचारे प्रॉब्लम इनका क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब हिंदुत्व की राजनीति भाजपा करेगी कि ये करेंगे, इसलिए बयानबाजी में एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि देश का क्या होगा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि प्रेम शुक्ला जी जिस तरह बढ़िया बढ़िया अल्फाज में मुसलमानों की हमदर्दी कर रहे हैं, मैं तो दुआ करता हूं कि आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द हो जाए, उनका कुछ उद्धार हो जाए। फिर आप लोग क्या करेंगे? मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात करते हैं। मुसलमानों के ताल्लुक से मैं नहीं बोलूंगा, कई लोग सोचा होता बोलेंगे, स्थिति नहीं होती। मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं और ये बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में सबके साथ है और मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ ज्यादा अभी तक तो ये अपनी पार्टी में किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते थे, अब मुसलमानों का वोट भी छीन लेना चाहते हैं। आपने कितने तो पूरा देश देख रहा है। हमने तो जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उस अंबरनाथ में साबिर शेख को हमने चलिए हम यहाँ मुलायम सिंह यादव का जिक्र आया, समाजवादी पार्टी के बुक्कल नवाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुक्कल नवाब जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, अच्छी तरह सुन पा रहे हैं। बिल्कुल। शिवसेना ये कहती है कि आप मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों का वोटिंग का हक छीनना बहुत जरूरी हो गया है ताकि आपकी पार्टी या तमाम पार्टियां जो मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखती है, शिवसेना का ये मानना है, वो ये ना कर सके। देखिए, एक शेर से इस बात को शुरू करेंगे। ये शिवसेना का काम है, इस बात को शिवसेना जाने। अपना काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये लोग तो मतलब ये है कि हमदर्द नहीं है, मुसलमानों के सरदर्द है। ये सरदर्द है। ये शायद भूल गए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमें पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से देख लो, शायद समझ में ना आ रहा हो तो। लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी, इनके भूल गए कि भूल गए कि ब्रिगेडियर जब ये पाकिस्तान के कमांडो ने हमारा हमला किया था कश्मीर के अंदर, तब ब्रिगेडियर उस्मान जो उसके अंदर शहीद हो गए थे।
ये भूल गए इस बात को। साहब यही भटक जाएंगे। जब ये पाकिस्तान के कमांडो ने हमारा हमला किया था कश्मीर के अंदर, तब हम ब्रिगेडियर उस्मान जोसेफ उसके अंदर शहीद हो गए थे। ये भूल गए इस बात को। साहब यही क्या मुसलमान वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होता है? कि मुसलमानों को हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों तक इस्तेमाल करती नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब हिंदुस्तान का मुसलमान समझदार हो चुका है, कहाँ जाना है उसने फैसला करके केंद्र में सरकार बना करके दिखा दिया कि हमें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर मोदी जी अच्छा काम करेंगे हम मोदी जी के साथ खड़े नजर आएंगे, कांग्रेस अच्छा काम करेगी हम उनके साथ खड़े नजर आएंगे। मतलब वोटिंग का हक छीनने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत, कोई छीन ही नहीं सकता। सामना का एक अखबार निकलता है, दोपहर के सामना के प्रेम शुक्ला बैठे हैं, सुबह का सामना निकल जाए, रात का सामना निकल जाए, जितने सामने निकल रहा हो निकल जाए, अधिकार कोई नहीं। प्रेम शुक्ला जी, बुक्कल नवाब कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के हमदर्द नहीं सरदर्द हैं, और मीम अफजल साहब ने कहा कि हथकंडा और कुछ नहीं है। अभी हम कह देंगे वैचारिक नामर्द हैं तो आप नाराज हो जाएंगी। नहीं कहा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वैचारिक नामर्द हैं, मैं शारीरिक कहने का दुस्साहस नहीं करूंगा। नहीं वैचारिक है, क्योंकि मुझे जो है वो सरदर्द कह रहे हैं, आप उनको अधिकार दे रही हैं। सरदर्द है ये साबित कर सकते हैं क्या? वो नहीं साबित कर सकते, वो सरदर्द है। और ये कभी शाही इमाम का आरोप होता है, कभी हमारे मौलाना साहब का आरोप होता है, कभी और लोग आरोप लगाते हैं। और अभी कुछ देर बोले पूरी जनता का सिर दर्द न करे तो मुझे मुकुल नवाब से आप लगातार 2 मिनट बुलवा ले, अगर आपको सिर दर्द लगाना चाहते हैं। जी मुकुल नवाब साहब, 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है मुसलमानों की आगों पर, 20 करोड़ से आबादी है। और आबादी गिनाने लगे, अभी वोट गिनाएंगे। मुसलमान शुरू सांप्रदायिकता, कोई बात देखिए इनकी सांप्रदायिकता भी आप टेलीविजन कर रहे हैं इस तरीके से। मुकुल नवाब के सांप्रदायिक वक्तव्य सुने करने आप झगड़े कराए जाते हैं। हमारे हिंदू मुसलमान फसाद जो है राम जन्मभूमि को लेकर। चलिए हमारे साथ शाइना एनसी भी जुड़ गई हैं। बीजेपी की नेता प्रवक्ता शाइना एनसी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। शाइना, प्रेम शुक्ला कहते हैं सामना अखबार में शिवसेना में लिखा जाता है कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए इस देश में। आपकी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है और ये आपके सहयोगी हैं कई मायनों में। आप कैसे छीन सकते हैं? कोई भी भारतीय नागरिक, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जो वो भारतीय नागरिक है तो उनका हक बनता है वोट करने। लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जो उनके लेख हैं आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो शायद आप ये सवाल मुझे नहीं पूछते, क्योंकि इस लेख में राउत जी ने कहा कि जिस ढंग से वोट बैंक की राजनीति इतने सालों से हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने देखा है 60 साल में कि एक वोट बैंक को बरकरार रखे, आज वही उसी जगह में MIM जैसे छोटे दल वो सब देख रहे हैं कि इस तरह की बात करना दोनों लोगों को मुसलमानोों को। मतलब चाइना आप इस लेख का सामना 2014 लोग क्या हम ये ब्रेकिंग न्यूज 2014 क्या हम ये ब्रेकिंग न्यूज चला दें? लीजिए, क्या हम ये ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि बीजेपी भी यही कह रही है? 2014 में आम नागरिक, 2014 में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी ने बीजेपी को वोट क्यों दिया? क्योंकि हम प्रगति की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे। हमने कोई नकारात्मक या डिविजिव पॉलिटिक्स या वोटों की बंटवारा की नहीं बात की। लोगों ने सोचा और समझा और सही समझा। आप सामना के लेख की समर्थन कर रही हैं? साथ अच्छा नेतृत्व, आप सामना के लेख का समर्थन कर रही हैं शाइना? ऊपर जाएं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रजातंत्र लोकतंत्र में एक विश्लेषण हो सकता है जहां एक पत्रकार अपनी सोच रख रहा है। तो राज्यसभा के मेंबर है मैडम, आप उससे सहमत नहीं क्या ये विश्लेषण हो सकता है कि किसी का भी वोट? आप बोलने को दीजिए, अब आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में आपको नाराजगी हो रही थी, अब बोलने दीजिए। आप डिटेल नहीं होने वाले हैं, हमें वोट मिला है तो प्रगति के ऊपर, प्रगति की राजनीति के ऊपर। अच्छा, सीधा सवाल आपसे, सवाल ये है कि आपसे सीधा सवाल शाइना, पॉलिटिक्स है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन शाइना आपसे, ठीक है मैं समझ गई आपका पॉइंट। मेरा सीधा सवाल, MIM और ओवैसी भाइयों का बयान आप सुन लीजिए तो आपको ठीक है पहुंचेगा। उनके बयान हमने सुने। शाइना, मेरा सीधा सवाल आपसे कि मुसलमानों को वोट देने का हक छीनना चाहिए कि नहीं, आपकी राय क्या है?
आप दोहराइए सवाल। क्या मुसलमानों से वोट देने का हक छीन लेना चाहिए इस देश में? ये सीधा सवाल मैं आपसे कर रही हूं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर एक भारतीय नागरिक को ये हक बनता है, और क्यों नहीं। तो संजय राउत के मुझे नहीं आर्टिकल लगता का है आप कि खंडन कर कोई लीजिए फिर। सोच ये लेकिन जहां खंडन करना था हमने किया, लेकिन जो उनको एक प्रतिक्रिया रखना है वो उनका हक बनता है। आप आपकी प्रतिक्रिया रखे, मतलब और आप जनता को तय करने दीजिए कि कोई हक नहीं बनता है। आप सपोर्ट कर रही हैं, आप सपोर्ट कर रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप उन्हें- अगर इस- आप ये कह रहे हैं कि लेकिन- उन्हें लेकिन- अपनी राय लेकिन- रखने का हक है, राइट, लेकिन आप इस बात से सहमत नहीं साइना हैं। जी, गुफ्तगू कर रही साइना है, जी, क्या आप ये कह रही हैं? खिलाफ बात संजय कर रही राउत है। जी मेंबर ऑफ और आप कह पार्लियामेंट रही हैं। है कि ये उनका खाली राइट है। आर्टिकल नहीं है। अंसार रजा साहब, साहब, जो एक संसद के सदस्य को शोभा न दे, एक नागरिक के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करे। पर आप संविधान के खिलाफ लिख रहे हैं। संविधान के बिल्कुल खिलाफ नहीं लिखे Right to vote पर आप आप पूरा सवाल लगा आर्टिकल रहे हैं। किसी संविधान में से पढ़वा आप लीजिए, संविधान के दोष खिलाफ दिखाइए। लिखेंगे। आप राइट आप टू वोट संविधान पे के खिलाफ सवाल निशान लिखेंगे। लगा रहे हैं। संविधान के खिलाफ नहीं लिखा जा रहा है। किसने आपके ठेका आरोप दिया लगा देने आपको? तो संविधान के खिलाफ नहीं आप होगा। राइट के संविधान 20% 10 minorities जनपद के गुसल ताल्लुक से खाने आप से क्या नहीं पैदा करेंगे? हुआ वो है। क्या नहीं, करें? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या राइट टू वोट पे सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं आप यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा रहे। कैसे नहीं लगा रहे? आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं मुसलमानों लगा रहे। को- वो हर आपने नागरिक पूरा को- आर्टिकल मुझे लगता है पढ़ा नहीं है। मी नहीं, अफजल जी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा। पूरे आप- आर्टिकल आप- पढ़ने की पूरे जरूरत आर्टिकल- नहीं है। आदमी हम- जो है हम ये उसका मुख्य लफ्ज़ बात हुआ है। कर- आप आप रेखांकित मुसलमान करिए, खाने की बात आप मुझे करेंगे, कितना रेखांकित तो मैं करिए आपके कि ये खाने शब्द तक जो की बात है करूंगा, बता दूंगा असंसदीय आपको। है, ये शब्द गैर संवैधानिक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कृपया बताइए, आप रेखांकित कर दीजिए। मुझे ये जवाब देने को तैयार हूं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या किसी से उसका वोट देने का हक छीनना ये गैर संवैधानिक नहीं है? बिल्कुल, ये सिर्फ कहा जा रहा है कि छीन लिया जाए तो नहीं, अगर छीना जाए तो पढ़ेंगे गैर नहीं। संवैधानिक होगा। आप किसी वाक्य को होगा काटकर ना। आप किसी वाक्य को चाहे उसका काटकर संदर्भ कोई आप भी हो। किसी पूरा चाहे संदर्भ लाख पढ़िए। मुसलमानों का है नहीं, तो। पूरा आप संदर्भ पढ़ पढ़िए। लीजिए पूरा। संदर्भ पढ़ा है हमने। पूरा आर्टिकल पढ़िए, उसमें संदर्भ कुछ चाहे भी कुछ भी हो। नहीं, आप काट लेंगी। आप किसी- आर्टिकल की बात कर मैं रहे हैं, आपकी ऐसा समझ प्रशंसा बीजेपी करूं। समर्थन करें और आप कैसे प्रशंसा कह रही है करूं। इनमें से इसके लिए और राजी नहीं खत्म है। करते करते अगर आपके साइना बारे जी। में एक वाक्य में ये लिख दूं कि आपके समग्र संरचना से ये ज्ञात होता है कि आपके शरीर में इस तरह की स्थितियां हैं, तो क्या वो अपराध हो जाएगा? संदर्भ हम समझ लेते हैं। चलिए, आपका संदर्भ संदर्भ है। हमने आपके संदर्भ को हाँ। माना। आप मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं, निश्चित, आप क्या दिखा रही हैं हमको? लेकिन क्या सुप्रीम अफजल जी का विशेषाधिकार दिखा रहे हैं। लेकिन क्या किसी से उसका राइट टू वोट जबरदस्त। छीनना इस देश में हाँ, गैर सिर्फ- संवैधानिक नहीं होगा? अरे कहाँ कौन छीन रहा है? आप पर आर्टिकल आप पढ़िए राय दे नहीं। रहे हैं, आप राय दे रहे हैं। मैं ये कह रहा कि हूँ, ऐसा नहीं करने यदि से- ऐसा कर लिया ऐसा जाए, करने से उद्धरण सांप्रदायिक किया जा रहा राजनीति दूर हो है। नहीं, सकती है। आप पढ़िए आर्टिकल, उसमें आदरणीय अच्छा, शिवसेना आप- प्रमुख को ठीक है, एक उद्धृत ब्रेक- किया गया एक ब्रेक के लिए कि रुक ऐसा रही हूं। उन्होंने एक समय कहा था। एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। आप ब्रेक के बाद हम विजय शंकर तिवारी के पास भी आएंगे, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। अभी तक हम उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ पाए, माफ कीजिएगा। आपके पास भी आऊंगी। तमाम जनता भी हमारे साथ यहाँ बनी हुई है, हमारे ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बहस गर्मागर्म जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। आप देखते रहिए जनगण। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। तो शिवसेना ये कहती है कि मुसलमानों से वोट देने का हक ले लेना चाहिए, क्योंकि उनको वोट देने की वजह से सांप्रदायिक सियासत देश में हो रही है, सियासत में सांप्रदायिकता आ रही है। इसी पर हमारे सभी मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आप ब्रेक में कह रहे थे कि इस आर्टिकल पर इतना बवाल क्यों? हाँ, मैं अभी शुरुआत करना चाहता हूं कि देश में सेकुलर लोगों का एक झुंड है, उनका एक कबीला है, और अपनी सुविधा के अनुसार वो विषय उठाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। आप ये देखिए कि करोड़ों करोड़ लोग बांग्लादेश से घुसपैठिए के रूप में भारत में आ जाते हैं, बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, आसाम की राजनीति को प्रभावित करते हैं, दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करते हैं, और हो न हो उनके वोट बैंक वोट बनाने की प्रक्रिया में भी हमारे सेकुलरवादी लोग सम्मिलित रहते होंगे, उसमें वो कभी प्रश्न नहीं उठाते हैं। बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में बहुत सारे लोग, मुस्लिम लोग सम्मिलित रहते हैं, और उनकी वोट बैंक भी वो होते हैं और उन पर राजनीति की जाती है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा जो वोट बैंक है, अगर उस वोट बैंक को वोट से विचित करने का एक अगर काम प्रारंभ किया जाए तो उसमें कोई गलती तो नहीं है। दूसरी बात, ऐसा वोट बैंक, पूरा वोट बैंक नहीं। वो तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बहुत सीधी बात कही। प्रेम शुक्ला जी ने बहुत सीधी बात कही। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हमारे सामना में लिखे गए पूरे प्रपत्र को लोगों ने नहीं पढ़ा है, कुछ अंश को निकाल करके लोगों के सामने रखा और उस पर हमने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया।
पूरा प्रपत्र पढ़ा जाए तो ये ध्यान में आ जाएगा कि हम टारगेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है क्योंकि आप पूरे कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को तो हम अभी नहीं बता सकते, आर्टिकल के हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आपको जो लगता है कि चीजें जो नहीं सामने आई, जो आपको लगता है कि पता होनी चाहिए, वो हम जाएंगे आप दर्शकों को बताएं ताकि हम फिर उस पर आगे बहस करें। देखिए, पहला पैराग्राफ से लेके दूसरा तीसरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आप जो है जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम समाज होनी चाहिए, वो हम जाएंगे आप दर्शकों को बताएं ताकि हम फिर उस पर आगे बहस करें। देखिए, पहला पैराग्राफ से लेके दूसरा तीसरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आप जो है जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में न लाए दिए जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ लोग लड़ाने की बातें करते हैं, इससे आपने एक पाकिस्तान निर्माण कर दिया, दूसरा पाकिस्तान मत निर्माण करिए। एक पाकिस्तान जो निर्माण हुआ उससे हमारे मुस्लिम भाई ही आज परेशान हैं। पाकिस्तान में जो हमारे भाई गए वो परेशानी के दौर में गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं। आप यहाँ भी कृपया वो चीज ना करिए। आप यहाँ, हमको लोकतांत्रिक अधिकार है, आप हमारे साथ है, विकास के मार्ग पर चलो, ये कहना अपराध कैसे है? और आपको जो लोग वोट बैंक की दृष्टि से सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ वोटर नहीं, इंसान माना जाए आपको, और इंसान मानकर आपको इंसानियत के हक और हुकूक दिए जाए, ये कहना अपराध हो गया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको एक सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ना देखा जाए, उससे आगे बढ़कर देखा जाए, लेकिन वोट आप दें। वोट आप हक हुकूक पर आइए ना, आप बराबर के नागरिक है, लेकिन आपको ऊंचा कद देने के नाम पे जो आपका छल कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वर्षों किया है। आपको हाशिमपुरा जैसे हाशिमपुरा कांड करने वाले वो बहुत सेकुलर हो गए साहब, और हमने कह दिया कि आप वोट बैंक मत बनाइए, हम कम लोग हैं। क्या आपको लगता है कि इसी में समाधान है? किस बात? वोट छीन लेने से? वोट छीन कौन रहा है? नहीं, आप हम अगर वोट छीनने लायक स्थिति उत्पन्न ना करें, आर्टिकल में आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि उस वोटर को इंसान नहीं बनाया, सिर्फ वोटर मान लिया, और वोटर बना के जो राजनीतिक दल चीटर बन के उसको छल रहे हैं, वो छल। लेकिन आपको नहीं लगता यही कहा जा रहा है कि वोट बैंक के तौर पर तो हर आदमी इस देश का इस्तेमाल होता है? नहीं होना चाहिए ना, वोट बैंक के तौर पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप राजनीति की बिल्कुल वोट बैंक नहीं बनाना चाहिए, टारगेट कीजिए ना, किसी को वोट बैंक धर्म संप्रदाय धर्म ये बात करें कि हमारी आपको ये कहना चाहिए कि किसी भी जाति आपको इस आर्टिकल में तो आ गया है, उसको पलटा के कल ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने गलत हमारे आर्टिकल को समझा है, हमारा मकसद वो नहीं था, उसका खंडन करवा दीजिए। एक अकेले आर्टिकल में 70 वर्षों की पीड़ा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। 70 वर्षों की पीड़ा में 20 वर्षों में मतलब इसका जो जाति के खिलाफ पार्ट आएगा, जातिवाद कहेंगे कि इस फलां जाति से भी वोटिंग का अधिकार ले लें, जातिवाद की समुदाय से भी वोटिंग का अधिकार, धर्मांधता की राजनीति के खिलाफ बोलना और उसको धर्मांधता करार देना, ये गलत है। तो आप दवा को नहीं लिखा गया, जहर के खिलाफ बारम्बार लिखा गया है। आपने आप क्या दलित वोट बैंक के इस्तेमाल नहीं होता है? रोक ठोक दलित वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है कि नहीं? बारम्बार कहा गया कि दलित को वोट बैंक से भी वोट लिया जाए, सामने ने बारम्बार लिखा है, बारम्बार कहता है कि आप दलित वोट बैंक मत बनाओ, जाति वोट बैंक मत बनाओ, धर्म आधारित वोट बैंक मत बनाओ, नागरिक आधारित वोट बैंक बनाओ। ये क्या गलत है? डिबेट के अंदर नहीं मीम अफजल जी आपके पास आई। हाँ जी मीम साहब, आपने 10 मिनट बोला, हमने तो केवल 1 ही मिनट बोला। ठीक है मीम साहब मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो आज इन्होंने एडिटोरियल लिखा है, एडिटोरियल नहीं है, उसमें क्या पीड़ा है क्या नहीं है, वो एडिटोरियल नहीं है साहब। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ से प्रारंभ करते कोई एडिटोरियल नहीं है, देने की जरूरत ही नहीं है, स्तंभ है। आप जो बात कहते हैं उसे आप कितने ही पर्दों में छुपा कर लें, तब भी असल बात आपके दिमाग दिल से निकल जाती है। आपकी सांप्रदायिकता बेपर्दा है। ये देख रहा था कि किसी और चैनल पर यही शाइना एनसी जो है, अरे भाई आप जो कुछ कर रहे हैं वो तो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। धन्यवाद। मेरे ख्याल में आपसे बड़ी सेकुलर पार्टी भारत में कोई दूसरी है ही नहीं। शुक्रिया, आपने सांप्रदायिकता स्वीकारी। आप दो पार्टियां ही तो हैं इस देश में सेकुलर, आपने सांप्रदायिकता स्वीकारी। धन्यवाद। तो सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आपने सांप्रदायिकता स्वीकारी रहे हो। आप मराठी वोट बैंक की राजनीति करते हो नहीं करते हो?
अगर कोई ये डिमांड करे कि की राजनीति मत करो, वोट डालने से वंचित कर दिया जाए, मराठी राज्य का फैसला क्या होगा? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। मराठी मतदान की बात सुन लीजिए, बिल्कुल करते हैं, बारम्बार जवाब दिया। मराठियों की राजनीति आप करते हो और आपने वोट बैंक समझ रखा है। भाषावाद अगर कोई आपसे यही डिमांड करने लगे तो फिर मैं देखूं सामना क्या लिखता है। भाषा के आधार पर बंगाली भाषियों को बंगाल में, तमिल भाषियों को तमिलनाडु में, स्थानीय लोकाधिकार में प्राथमिकता होनी चाहिए। विधान चंद्र राय ने बंगाल में क्या किया और कामराज ने ये बताइए कि आपने क्या किया? अगर वही अधिकार हमने संवैधानिक तौर पर मांगा तो हमारा अपराध हो गया। प्रांत ने ये किया कि आपकी पार्टी के दो टुकड़े हो गए। की आपने ये किया कि आपने किया ना, तो भाषावाद का दोषी कौन बताया? चलिए बाद में मजबूर हो भाषावाद पे हम फिर कभी आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, मराठी की बात की तो सुन ले, घसीटते हो बीच में। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जनता भी हम मराठी मैं क्या भाषावाद का प्रारंभ किया, ठीक है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने मुझे ना बुलाइए, को बुलाने की जरूरत नहीं। भाषा आपके लिए एक सवाल है, शायद आपके लिए एक सवाल है। अजीब लगता है मौलाना साहब, शाइना जी, बहुत ही अजीब लगता है। आपके लिए एक सवाल है शाइना, मौलाना साहब। शाइना जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि पूरा सीधा सीधा जवाब देंगी, क्योंकि प्रेम शुक्ला से लफ्जों में तो कोई जीत सकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि जरा सा मैं सीधे सीधे आपसे एक सवाल कर लूं, चूंकि आप सहयोगी पार्टी उनके उसमें शामिल हैं। ये जो आपने आज स्टेटमेंट दिया है कि ये पार्टी का स्टेटमेंट समझा जाए या आपकी अपनी राय है? जो आपने कहा है कि उनके आर्टिकल को अच्छी तरीके से पहले पढ़ लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि हम प्रगति की राजनीति करते हैं, सबका स्वीकार और सबका सम्मान। लेकिन जिस ढंग से मीम अफजल भाई अभी बात कर रहे थे, कांग्रेस जिन्होंने सबसे बड़ा वोट बैंक की राजनीति 60 साल तक किया है, के बाद इलेक्शन, शायद ये सवाल आपको उनको पूछना चाहिए। ये सेक्युलर आर्टिकल की बात की है, लड़ाई प्लीज सवाल का जवाब। आप सवाल का जवाब में 21वीं सदी में जात पात धर्म के आधार पर राजनीति, देखिए हम देने वाले भी नहीं है वो सर्टिफिकेट, लेकिन आपके पास क्या सर्टिफिकेट है शाइना जी? पूरा देश आपको सर्टिफिकेट दे चुका है बार बार। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि 31% वोट मिला है आपको, 2014 शाइना को सुन लें। जो वोट बीजेपी को मिला है वो सिर्फ प्रगति की राजनीति के आधार के से बाहर आकर के जवाब दे दीजिए। इंटर पार्टीज हैं, MIM आर्टिकल का खंडन करती है, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्टिकल का खंडन, प्लीज आज के मुद्दे पे लौटे। आर्टिकल का खंडन नहीं, प्रजातंत्र में आप आपका मुद्दा रख सकते हैं, आप वो मुद्दे से सहमत हो या नहीं वो आप सहमत हैं, आप सहमत हैं, आप तो आर्टिकल से सहमत है कि नहीं? बीजेपी का स्टैंड क्या है और आपका स्टैंड क्या है? सहमत है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? आप बीजेपी को कोई स्टैंड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा लेख नहीं आप है। उससे सहमत हैं? आज जो आपके यहाँ से आज जो कोई और कोई लेख लिखे, क्या आप हर एक लेख के ऊपर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया लेने वाले हैं? तो आपने ये बड़ा मसला है, ये बड़ा व्यापक मसला है। जवाब क्यों नहीं मिलेगा? देश जवाब देगा, इसके नतीजे व्यापक हो सकते हैं, सरकार आ रही है, इसलिए आपको जवाब देना बनता है। जहां तक आपने सवाल पूछा कि क्या हर एक मुसलमान वोट दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल देना चाहिए, और हर एक भारतीय नागरिक को वोट देने का एक फंडामेंटल राइट है। तो आप इनसे कहेंगे कि आपको संविधान की जरूरत नहीं है, वो हमारा राइट है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति 60 साल से होते आए पार्टी भाइयों, हम जनता के भाषण के सवालों के लिए आपको अफसोस होगा। जी, किससे सवाल पूछना चाहते हैं? नवाब जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ पूछिए कि समाजवादी पार्टी जो है ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हमेशा करते आ रही है, तो और हमेशा आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जनता से बुक्कल लगा साहब, आपके लिए एक सवाल है कि समाजवादी पार्टी हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, तो ये राय आप मान लें। ये देखिए एक अजीब बात है, ये एक अजीब, हाँ एक मिनट, ये अजीब प्रश्न है, अजीब बात है। हम महाकुंभ के अंदर मेला लगता है, वहां के ऊपर जितना महाकुंभ के अंदर जितना हमने वहां के ऊपर हिंदू भाइयों के लिए जितना काम किया है, आजम भाई ने काम किया है,
पूरे देश में नहीं तारीफ हुई है और हमको विदेश में वहां पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। चली गई, जवाब दीजिए। पहली बार हुआ आपकी व्यवस्था थी। हमने हमेशा जो है अभी हमने तीर्थ यात्रा के लिए जो हमने चलाया है, मिशन चलाया है। जो सवाल किया उसका जवाब देंगे ऊपर थोड़ा सा हम जो है पूरी तीर्थ यात्रा करा रहे, चाहो धाम की यात्रा करा रहे। चलिए उनका ये मानना मानेंगे नहीं। अगला सवाल तीर्थ यात्रा करा रहे। ठीक है, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद अगला सवाल आपका जो मीम अफजल साहब से होगा। हमारी ये डिबेट जारी है, ये बहस जारी है, आप देखते रहिए जनगणमन। तो आज जनगणमन में हम लगातार बहस कर रहे हैं कि आखिर शिवसेना क्यों राय दे रही है कि मुसलमानों से उनके वोट का हक छीन लेना चाहिए। अब बारी इस प्रोग्राम में जनता के सवालों की है। आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैडम, मैं मीम अफजल साहब से पूछना चाह रहा हूं कि इतने सबसे लंबे कांग्रेस के सबसे लंबे पीरियड में कांग्रेस ने राज किया है इंडिपेंडेंट इंडिया में, लेकिन यदि मुसलमानों के हितैषी है तो अब तक मुसलमान इतने अशिक्षित और इतने बैकवर्ड और इतने किसी भी चीज में जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण जो है ये आर्टिकल लिखने की ही आवश्यकता नहीं बताई। ठीक है, मीम अफजल साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए जनता का सवाल है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस देश पर शासन आपकी पार्टी ने किया है। मैंने सुन लिया। जवाब दें इसका। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए आजादी के बाद जो एलीट था मुसलमानों में वो चला गया काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तान, और बाकी जो लोग रह गए यहाँ पर उसमें तालीम की भी कमी थी और मुआशी पस्ती भी थी, इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस थी वो भी थी। इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाने के लिए कांग्रेस सरकार ने ही नहीं, सब सरकारों ने कुछ ना कुछ कोशिश की, कुछ ना कुछ योगदान किया और मुसलमानों ने भी काफी कोशिश की इसके अंदर। आज उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूं कि मुसलमान अभी भी देश में दूसरे भाइयों से काफी पीछे हैं, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ऑलरेडी पीछे हैं उनको निशाना बना करके उन पर वोट बैंक की राजनीति का इल्जाम लगा करके ये एक तरह से उनको इंसल्ट करने का काम है। मतलब ये कबूल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाए मुसलमानों के लिए, कबूल वोट बैंक नहीं है, मुसलमान अच्छी तरह से वोट करता है। हम तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा जो बैठे हैं हर पार्टी के जी कि आज मुसलमान को मतलब राजनीति करते हैं। मुसलमान इतना गंवारा नहीं है, जाहिल नहीं है कि कोई भी नेता किसी पार्टी को हो, वो मुसलमान जानता है कि हमको क्या करना है। और हिंदुस्तान में मुसलमान का जितना हिंदू का हक है उतना ही मुसलमान का है। हम लोग भाईचारा से रहना चाहते हैं। ये जो जितने नेता हैं ये राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम के, ये गलत है। ये राजनीति छोड़ दे, ये इनका चाल नहीं कामयाब होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, इन्होंने जो टिप्पणी की बहुत बढ़िया है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप सवाल पूछना चाह रहे थे प्रेम शुक्ला जी से? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो सवाल आज किया गया है, क्या इससे पहले सवाल पूछा गया था कि मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लिया जाए? प्रेम शुक्ला जी से मेरा सवाल है। ये सवाल देखिए, सवाल नहीं कहा गया है। शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को उद्धृत किया गया है कि आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि इंसान को आपने सिर्फ वोटर मान लिया और उसका आपने शोषण किया। आप यदि जो है उस व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता तो शायद आप उसका इतना भी ख्याल नहीं करते। आप इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं, ये पूछना मुझे लगता है कहीं से सांप्रदायिकता नहीं है और कहीं से संविधान का अपमान नहीं है और कहीं से मुस्लिम विरोध भी नहीं है। चलिए अगला सवाल, किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं जनरल प्रेम शुक्ला। माइक आप अपने मुंह की तरफ कर लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी के एक मंत्री की वजह से एक लड़के को जेल हो गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे दूसरे दिन ही रिहा कर दिया। तो ये प्रेम शुक्ला जी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस पर हाय हुल्ला क्यों हो रहा है? हमें मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वही तो कह रहा हूँ, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, और हमने तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाते आपको जानकर भाई साहब आश्चर्य होगा कि हमने एक उत्तर प्रदेश के नेता को जमुरा शब्द का प्रयोग कर दिया, 25 FIR लॉन्च हो गए। हमारे खिलाफ जो है 153A में एक जो है अभियुक्त का इंटरव्यू प्रकाशित कर दिया जिसने अपनी सजा भोग ली थी, तो हमारे खिलाफ 153A में मुकदमा हो गया। 153A के मुकदमे झेलते झेलते 20 वर्ष हो गए, काले बाल से सफेद हो गए, लेकिन हमारी तरफ कोई नहीं कहता कि आप जो है अभियुक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं। उल्टा हमें जो है
तानाशाह साबित करने का फर्जी प्रयास होता है। जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अदालतों में कांग्रेस ने बारंबार हमको दंडित करने का, फंसाने का षड्यंत्र रचा, उसके बावजूद जिन्होंने ये जो है सांप्रदायिकता का मवाद बढ़ाया, हम उसमें सुई चुभो रहे हैं। सुई चुभोकर मवाद निकालना चाहते हैं तो सुई चुभोने वाले सर्जन को अपराधी और जो उसमें घाव मारता है, उसमें जो दवा लगाने की बजाय नमक लगाता है और वो बढ़ जाए ऐसी चीजें लगाता है, वो कांग्रेस इनकी हितू हो गई। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिबेट है आपकी, चूंकि अब आखिरी पड़ाव पर है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको 2 लफ्जों में कह दूं कि ये जो इस तरह के जुमले हैं, चाहे वो सामना में छपे या और किसी आदमी का आर्टिकल आए, जैसे 5 जन ने अभी बहुत बड़ा काम किया है। मैंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल की है, उसमें हमने जो सांप्रदायिक तरह के बयान होते हैं, चाहे वो आजम खान की तरफ से बयान हो, चाहे ओवैसी की तरफ से बयान हो या गिरिराज किशोर की तरफ से बयान हो, हमने बाकायदा तौर पर नामजद इन लोगों के नाम PIL दाखिल की है दिल्ली हाई कोर्ट में। और हमने गुजारिश की है कि इलेक्शन कमीशन हो या माननीय कोर्ट हो, एक ऐसा कानून बनाए कि अगर 3 मरतबा किसी को भड़काऊ भाषण के वजह से FIR दर्ज होती है तो उसके बाद उससे तमाम अधिकार छीन लेना चाहिए सिवाय वोट के। लेकिन अंसार साहब, आप कानून का जो है न्याय प्रक्रिया पूरी करने दें। देखिए, सरकार के पास जांच और मुकदमा चलाना दोनों अधिकार है, प्रोसिक्यूशन। कल आपका विरोधी जो है, आपको जिस तरह से किसी जमाने में पोटा बना, पोटो जैसे ही बना, सबसे पहले जयललिता ने किसको जेल भेजा? एक वक्तव्य देने के नाते तत्काल जो है वाइको को जेल भेजा। ठीक कल दुरुपयोग प्रारंभ कर देंगे। आप उसका निश्चित समय तय करें। सिर्फ 10 सेकंड बचे। मैं बस सिर्फ इतना बता दूं, प्रेम शुक्ला जी से इतना बता दूं कि 20 साल से वो पर्चा निकाल रहे हैं सामना। 20 साल में उन्होंने कहा कि सैकड़ों मुकदमे हमारे ऊपर हो गए, 153 के कितने केसेस ऊपर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं 33 साल से एक अखबार निकालता हूं, मैंने भी बहुत एडिटोरियल्स लिखे हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो आज तक कोई मुकदमा नहीं बना। इसलिए आप जरा इस पर गौर करेंगे, आप पर आपको छोड़ दिया जा रहा है। चलिए ये एक अलग मसला है, इस पर भी बहस बनती है, इस पर भी हम जनगणमन में बहस करेंगे। फिलहाल आज की इस बहस में इतना ही, लेकिन जनगणमन पर अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक अलग मुद्दे के साथ, बहस के साथ, और साथ में हमारे साथ जनता होगी और हमारे मेहमान होंगे। फिलहाल इतना ही, आप सभी का बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।